चंद्रमोहन झट खड़े हो गए थे। हेमावती भी उनके साथ खड़ी हुई और चंद्रमोहन ने बहुत धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। चंद्रमोहन का दिल धक से रह उन्होंने धीरे से कहा, यह इतनी सुबह दरवाजा किसने खोल दिया? राम राम, आवाज तो रसोई से आ रही है, कोई चोर तो नहीं घुसाया? चंद्रमोहन ने कोने में धरी छड़ी उठाई और बहुत धीरे से बाहर निकल आए। हेमावती भी उनकी कमर पकड़े साथ बाहर आई। चंद्रमोहन ने इधर उधर देखा। आंगन सहन सब कुछ ऐसा साफ पड़ा हुआ था जैसे किसी ने झाड़ू दी हो और रसोई में स्टोव जलने की आवाज भी आ रही थी। चंद्रमोहन बड़बड़ाए, सारे घर में झाड़ू भी दी हुई है, रसोई घर में से भी स्टोव जलने की आवाज आ रही है। हाय, ये तो नलिन के कमरे का दरवाजा खुला है, कहीं तांगे वाले की बेटी तो कोई नाटक नहीं कर रही। वे दोनों रसोई के पास पहुंचे तो वहां सचमुच माधवी खड़ी थी जो बर्तन धो रही थी। स्टोव पर दूध उबल रहा था। उन दोनों को देखकर माधवी ने हल्का सा घूंघट कर लिया और कपकपाती आवाज में बोली, मान जी, दूध वाला दूध दे गया था, मैंने उबलने की रख दिया है। एकाएक हेमावती की आंखें गुस्से से उबल पड़ी। उन्होंने दांत भींचते हुए आगे कहा, हरामजादी, तुझसे किसने कहा था अपने अशुभ पांव रसोई में रखने के लिए? चंद्रमोहन गुस्से से नथुने फुलाकर बोला, अपने घर में तो झाड़ू देकर आ ही गई, अब क्या हमारे घर का भी सफाया करेगी? हमारा बेटा हमसे छीनकर भी तुझे चैन नहीं मिला जो यह नाटक करके खून जला रही है? माधवी खड़ी डर से थर थर कांप रही थी। हेमावती ने उसकी बाह पकड़ी और खींचती हुई रसोई से बाहर लाई, फिर नलिन के कमरे के अंदर धक्का देकर हौंसती हुई बोली, याद रख, तेरी सीमा इस दरवाजे तक ही है, फिर तूने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो पत्थर से हाथ पांव कुचलकर रख दूंगी। तू 1000 वर्ष तक भी यह अभिनय करके हमें मूर्ख नहीं बना सकती। तू हमारे घर में सीने पर एक पत्थर की तरह है। जिस दिन तेरा बाप हमारा ऋण उतार देगा, हम इस पत्थर को लुढ़का देंगे, वो चाहे सड़क पर गिरे चाहे खड्ड में। फिर हेमावती ने जोर से दरवाजा बंद करके बाहर की चटकनी लगा दी। अंदर से माधवी के सिसक सिसकर रोने की आवाजें आ रही थी। मुरलीधर जोर जोर से घोड़े को चाबुक लगा रहे और घोड़ा पूरी गति से दौड़ने का प्रयत्न कर रहा था। तांगे में 4 सवारियां बैठी थीं जो बार बार बेचैनी से पहलू बदल रही थी। आगे बैठा हुआ एक बहुत मोटा आदमी कह रहा था, अरे भाई जल्दी कर, गाड़ी छूटने में केवल 15 मिनट रह गए हैं। दूसरी सवारी ने कहा, हम तो घोड़ा गाड़ी समझकर बैठे थे, हमें क्या मालूम था ये गधा गाड़ी है। बाबूजी, मुरलीधर ने कहा, जानवर ही तो है, जितनी तेज दौड़ सकता है दौड़ा रहा हूँ। अरे वो तो हम भी देख रहे हैं, जानवर में ताकत हो तभी तो दौड़ेगा। हड्डियों से तो खाल चिपक रही है, एक एक पसली गिनी जा सकती है। अरे इसे कुछ खिलाता पिलाता भी है या केवल पानी और हवा पर जिंदा रखता है? स्वयं ही भूख का मारा मालूम होता है, जानवर को क्या खिलाएगा? जरूर दिन भर की कमाई सट्टे या जुए शराब में गवा देता होगा। मुरलीधर कुछ नहीं बोले। वो बार बार घोड़े को चाबुक मारते रहे। किसी न किसी तरह तांगा स्टेशन तक पहुंचा और सवारियां जल्दी जल्दी तांगे से उतरी। बड़बड़ाते हुए उन्होंने मुरलीधर को किराया दिया। मोटी वाली सवारी इधर उधर देखने लगी, फिर उसने इधर उधर देखकर पुकारा, कुली। अब कुली? हाँ बाबूजी, कौन सी गाड़ी पर? एक नौजवान कुली लपकता हुआ बोला। मुरलीधर कुली को देखते ही ठिठक गए, फिर आश्चर्य से बोले, नलिन बेटा तुम? पिताजी, अरे भाई सामान उठा जल्दी से, हमारी गाड़ी छूट जाएगी। नलिन ने जल्दी से सामान लादा और मुरलीधर से बोला, पिताजी आप कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आया। फिर नलिन सामान उठाए सवारियों के साथ लपकता चला गया और मुरलीधर सन्नाटे में खड़े देखते रह गए। उनकी आंखों में अचानक आंसू भर गए थे। फिर आस्तीन से आंसू पोंछकर मुड़े, तांगे के पिछले भाग से थोड़ी सी घास निकाली और घोड़े के पास आ गए जो अभी तक हौंफ रहा था और पसीने में डूबा हुआ था। मुरलीधर के दिल को धक्का सा लगा और वो घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे घास खिलाने लगे। एकाएक उनके पास से एक अखबार बेचने वाला अखबार उठाए चीखता सा गुजरा, भाग्य का चमत्कार देखो, रंग से राजा, छोले बेचने वाले के नाम 5 लाख की लॉटरी। किसी यात्री ने हंसकर कहा, क्यों बेपर की उड़ा रहा है, अखबार बेचने का ढंग अच्छा है। नहीं साहब, ये बेपर की नहीं, अखबार बेचने वाले ने कहा, भाग्य बदलते क्या देर लगती है, ये देखिए पहले ही पृष्ठ पर छोले बेचने वाले की फोटो छपी है, मुख्यमंत्री से इनाम लेते हुए। यात्री ने एक अखबार खरीदा और अखबार वाला आवाज लगाता हुआ आगे चला गया। यात्री ने अखबार पढ़कर अपने साथी से कहा, यार गलत नहीं कह रहा था, सचमुच भगवान कभी कभी चमत्कार भी दिखा देता है।
ये तो सचमुच छोले बेचने वाले के नाम 2 रुपए को लॉटरी के टिकट पर 5 लाख निकल आए। मुरलीधर का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा था। उन्होंने सामने ही स्टेशन के मेन गेट के पास एक अंधे को खड़े देखा जो कई राज्यों की लॉटरियों के टिकट बेच रहा था। मुरलीधर उस अंधे के पास पहुंचे और 2 रुपए का एक टिकट खरीदा। अंधे ने कहा, साहब, इस जगह अपने टिकट का नंबर और पता लिख दीजिए। मुरलीधर चंद्र क्षण तक कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने माधवी का नाम और उसके ससुराल का पता लिख दिया और टिकट को जेब में रखकर वापस तांगे के पास आ गए। ठीक उसी समय नलिन भी दौड़ता और हौंसता हुआ पहुंच गया और तेज तेज सांसों के साथ उनसे बोला, मैं समझ रहा था कहीं आप चले न गए हों, मगर नलिन बेटे, तूने यह क्या हुलिया बना रखा है? नलिन ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और फिर मुरलीधर को सिर से पांव तक देखकर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, पहले आप बताइए, आपने यह अपना और घोड़े का क्या हुलिया बना लिया है? मुरलीधर ने ठंडी लंबी सांस ली और बोले, क्या बताऊं बेटे, अब तो आंखों में एक ही सपना घूमता है, किसी तरह तुम्हारे बाबूजी के 25,000 रुपये चुका दूं और मेरी मैना को उस पिंजरे से मुक्ति मिल जाए, तुम दोनों का हो जाए। दिन में 20 घंटे तांगा चलाता हूँ, स्वयं केवल एक समय खाता हूँ, घोड़े को भी हफ्ते में केवल एक बार दाना देता हूँ, बाकी दिन घास खिलाकर काटता हूँ। बस किसी प्रकार यह कर्तव्य पूरा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, आपने 2 महीने की निरंतर मेहनत और फाकों के बाद भी केवल 1100 रुपए बाबूजी को पहुंचाए हैं, इस तरह कब तक 25,000 पूरे करेंगे? हाँ या? मुरलीधर आश्चर्य से बोले, तुम्हें कैसे पता चला बेटे? यह मत पूछिए, नलिन ने मुस्कुराकर कहा, आप पिता है, बेटी को ससुराल में भेजकर पिता उसे देखने से मजबूर हो जाता है, मगर मैं माधवी की ओर से बेखबर नहीं रहता। मुरलीधर हैरान थे। नलिन ने मुस्कुराकर धोती की अंटी में से एक गड्डी निकाली और मुरलीधर को देता हुआ बोला, लीजिए, इस महीने की आमदनी में ये 2,000 भी मिलाकर दीजिएगा। 2,000? मुरलीधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं।